दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने क्लासेज एग्रीरियन क्लासेज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम सुरेश के में। मैं आज आपको जो वीडियो बताने वाला हूं, आपकी जो क्लास लेने वाला हूं, वही आपकी है क्लास जो मूल अधिकार की बात कर। अगर मूल अधिकार जो मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है कि मूल अधिकार वे है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य अंगभूत हैं और सबसे बड़ी बात है संविधान द्वारा नागरिकों को दिया जाते हैं और इसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात और कि ये है कि वो अधिकार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार ना हो तो व्यक्ति का जीवन एक प्रकार का कुपोषण का शिकार होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन के पूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया है ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। और सबसे बड़ी बात है इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे देश के संविधान में स्थान दिया गया है और संविधान की संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जैसे मूल अधिकार की बात करूं, जो पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, और जो मैंने पूर्व वीडियो में आपको 14 नंबर जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात कही है, उसके आगे जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, उसका मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा। वो है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को बताने से पहले मैं एक आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। एक मूवी आई है आपके सामने आर्टिकल 15 जो चर्चा का विषय हुई थी, उसके बारे में आप लोग जान भी सकते हो कि एक प्रकार की सत्य घटना पर आधारित एक प्रकार की मूवी बनी है जो हमारे जीवन के उस संविधान के उस भाग और संविधान के उस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की बात करती हैं जो एक रियल स्टोरी पे बनाई गई है। इसमें बात करें आप उत्तर प्रदेश के लालगंज की एक कहानी है। अपर पुलिस अधीक्षक अयान रंजन जो था आयुष्मान खुराना, जो लीड रोल जो कर रहे थे आयुष्मान खुराना की, यहाँ पोस्टिंग होती हैं सिपाहियों में कोई ब्राह्मण, कोई ओबीसी, कोई दलित, ब्राह्मणों में कोई ऊंचा नीचा, दलितों में ऊंचा नीचा। इसी प्रकार जातिवाद के चश्मे में आपने इस मूवी का डायलॉग सुना होगा, ये अयान रंजन, ये डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, बाकी लोग भी, मतलब इस मूवी के इस सीन में यह बताया जाता कि जब परिचय होता है उस थाने के लोगों का तो कोई अपने आप को ब्राह्मण बताता, कोई ओबीसी बताता, कोई यादव बताता, कोई गुर्जर बताता, कोई और बताता, दलित, कोई दलित बताता, कोई ब्राह्मणों में मैं ऊंचा ब्राह्मण, मैं निम्न ब्राह्मण। कुल मिला के एक ऐसी घटना के सामने आपका जिक्र होता है। और सबसे बड़ी बात, इसी जातिवाद के चश्मे में थाने आने वाली शिकायत को देखा जाता है। थाने में कौन सी शिकायत है कि ये किस प्रकार है, उसमें क्या करना होगा, इस मूवी में ये बताया कि वो चश्मा कौन सा देखेंगे, वो जातिवाद के चश्मे के रूप में देखा जाएगा। इसी चीज़ का जिक्र करने के लिए मैं आगे और बोलता हूँ। आर्टिकल 15 के एक दृश्य में आयुष्मान खुराना अधिकारी से बैठ के बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा एक दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रैप हो के बाद उसको लटकाया जाता। सबसे बड़ी बात इसमें 3 कहानियां क्या बोलता है जो उसका साथी का कर्मचारी, वो क्या बोलता है, सर ये 3 लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए अधिक मांग कर रही थी। मतलब जो उनका वेतन होता पूरे दिन का वेतन, उसमें 3 रुपए बढ़ाने की बात कर रही थी और सिर्फ 3 रुपए। जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसमें 2 या 3 घूंट के बराबर जो आपका 3 रुपया होता है ना, वो आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी के 2 या 3 घूंट के बराबर है। और उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया। फिल्म का डायलॉग की बात कर रहा हूँ, सीन में जो चीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। और उसकी गलती की वजह से उसका रेप हो गया, उसको मार कर पेड़ पे टांग दिया, देख रहे हैं आप, ताकि पूरी जाति को उसकी औकात पता रहे। मैं मूवी के डायलॉग की बात कर रहा हूं जो हमारी आसपास की जीवन के असर का एक जिक्र करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपका सिनेमा होता है वो समाज का एक दर्पण होता है। फिल्म में समुदाय के सबसे निचले पायदान में माने जाने वाले दलित समुदाय के ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखाया गया है। आप इस डायलॉग का आप देख सकते हो कि केवल 3 रुपए के खातिर उस बच्चियों के साथ रह होकर उसको मार के लटका के पेड़ पर लटका दिया जाता है। आप इस डायलॉग के बारे में आप क्या जानना चाहोगे? इसी चीज़ की वजह से संविधान के अनुच्छेद जो 15 है वो मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, ये चीज़ बताने का रीज़न है कि भाई आपको संविधान ने क्या दिया है उसकी बात का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँ। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब ये कहता है राज्य, धर्म, मूल, वंश, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। जो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो अधिकार दिया जाता है वो संविधान के द्वारा जाता है, और सबसे बड़ी बात, अधिकार केवल नागरिकों को दिया जाता है। मतलब जो अनुच्छेद 15 है वो केवल जिसके पास भारत की नागरिकता प्रदत्त है उन्हीं व्यक्तियों के लिए अधिकार प्राप्त होता है। आते हैं अनुच्छेद 15A की तरफ चलते हैं। आपने समझ तो लिया होगा अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 का पहला भाग कहता है, अनुच्छेद 15 का फर्स्ट, अनुच्छेद 15 फर्स्ट कहता है कि राज्य के द्वारा, राज्य, बात समझिएगा, राज्य की बात कर रहे हैं, मतलब जो सरकार है, सरकार की बात की जा रही है। राज्य के द्वारा किए गए कोई भी राजनीतिक, बात कीजिएगा, राजनीतिक कार्य, दूसरा आर्थिक कार्य, तीसरा सिविल या अन्य कार्य, मतलब राज्य के द्वारा प्रदत्त होने वाले प्रत्येक कार्य में किसी भी नागरिकों के साथ, यहां वापस बात कीजिएगा, नागरिक की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नागरिक के साथ केवल, वर्ड को क्लियर किया मैंने, केवल धर्म, पहली बात, दूसरा मूल वंश जिसको अपन नस्ल भी कह सकते हैं, तीसरा जाति, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कुल मिला के अनुच्छेद 15 फर्स्ट में 5 क्राइटेरिया दिया उन्होंने। धर्म, मूल वंश जिसको नस्ल कह सकते हैं, तीसरा जाति, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ है राज्य एक धर्म को ज्यादा वरीयता नहीं देगा और दूसरे धर्म को निम्न वरीयता नहीं देगा। मतलब राज्य की दृष्टि में एक धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, सारे धर्म समान है, कोई भी धर्म ऊंच या नीच नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात दूसरा ये भी कहता है कोई भी समुदाय ऊंच और निम्न नहीं हो सकता। यहां ध्यान दिया मैंने, जैसा आपको मैंने बताया, 2 चीज पे टिक कर रहा है, नागरिक और दूसरा केवल। केवल का तात्पर्य क्या है, यहां ध्यान देने की बात है। केवल शब्द दिया मैंने, आपको जिक्र कर रहा हूं, केवल मतलब इनके आधार पर, मतलब यह है कि इसके अलावा किसी भी विषय पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है। कैसा भेदभाव, मतलब भाषा के आधार पर, निवास के आधार पर, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच में भेदभाव कर सकता है। भाषा के आधार पर, निवास के आधार पर, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर। जैसा कि अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मैं आपको, देखिएगा, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आपने पुलिस का नोटिफिकेशन, आर्मी का नोटिफिकेशन, जिसमें हाइट और चेस्ट की बात की जाती है, आंखों की दृष्टि की बात की जाती है, और इसमें यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो स्वस्थ हो, जिसकी हाइट 6 फुट हो, जिसका सीना 85 से और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर हो, वही व्यक्ति कर सकता है। मतलब शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे उदाहरण मैं दूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं आपको, महिलाओं को नर्स के लिए ज़्यादा वरीयता देना और जो कठोर श्रमिक काम होते हैं उसमें महिलाओं को कम वरीयता देना भी राज्य प्रेफरेंस कर सकता है। तो मेरा बात आप समझ चुके होंगे कि भाषा के आधार पर, निवास के आधार पर, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच में भेदभाव कर सकता है। अब पहली बात है, उसको एलोबरेट करते हैं। पहला, केवल धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं उस 15A को पूरा एलोबरेट आपके सामने करना चाहता हूं कि राज्य केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, ये हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सारे धर्म आपके सामने हैं। जब राज्य बात करता है, राज्य के लिए कोई भी धर्म ऊंच और नीच नहीं होता, राज्य के लिए सारे धर्म एक समान होते हैं। किंतु उसके बावजूद भी किसी भी देश में जो सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की जो भावना होती है, वो केवल धर्म के आधार पर भेदभाव की प्रकार का हनन करती है, और जो ये कहती है कि सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद धार्मिक समानता के खिलाफ है। दूसरी आती है मूल वंश के आधार पर भेदभाव। मूल वंश अब नस्ल, मतलब आपका रंग, हाव भाव, मतलब आपका जो रंग कैसा है, आप नस्ल, कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है, आपका रंग कैसा है, आप मूल वंश कैसे हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बॉलीवुड का एग्जाम्पल दूं आपको कि बॉलीवुड में भी जो अभिनेत्री होती है और अभिनेता होते हैं बॉलीवुड में,
वहाँ पे भी जो मीडिया के द्वारा खबर आती हैं या प्रिंट न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो यदा कदा जो आपके सामने न्यूज़ आती है, उसमें कहते हैं कि बॉलीवुड में वही वरीयता दी जाएगी जो सुंदर हो, जो लंबी हो, उस बॉलीवुड अभिनेत्रियों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। मतलब मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं है, फिर भी इस प्रकार का भेदभाव होता है। और मैं बात करूं उसी भेदभाव को आपने हिस्ट्री में आपने देखा होगा, इतिहास के झरोकों में झांक के देखते हैं कि नस्ल के आधार पर या मूल वंश के आधार पर जो भेदभाव हुआ, जिसको रंग भेद या कलर के आधार पर जो भेदभाव, उसको अपार्थाइड भी कहते हैं, जिसको रंग भेद भी कहते हैं। और अगर अपने इतिहास के झरोकों में झांक के देखते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान जो रंग भेद की जो नीति उनके साथ की गई, वही चीज़ है कॉशन बिवेयर ऑफ नेटिव। मतलब जो मूल निवासी जो लोग हैं, जो काले कलर के लोग हैं, जो गोरे नहीं है, जो यूरोपियन नहीं है, उनके खिलाफ भेदभाव की बात की जाती है। वाइट एरिया मतलब ये ऐसा एरिया जिसमें कोई भी नेटिव व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई भी काला कलर का व्यक्ति नहीं आ सकता, केवल यूरोपियन और जो गोरे कलर के जो व्यक्ति हैं वही आ सकते हैं। आप द गार्जियन का न्यूज़पेपर का कटिंग देखिए, यूरोपियन ओनली, मतलब रेलगाड़ी के उस डिब्बे में केवल यूरोपियन आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेंच में भी केवल यूरोपियन बैठ सकते हैं। और आपका नया एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, फेयर एंड लवली की बात करें, जो ये कहती है कि गोरा और काले की बात करती है। अभी आपको फेयर एंड लवली का नाम चेंज को ग्लो एंड लवली की बात करते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ कहती है कि रंग भेद, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन भेदभाव हो रहा है। तीसरी बात, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जाति इंडिया के समाज की एक ऐसी रूपरेखा है जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकती। जाति वो होती है जो जन्म के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण की जाती है, वो किस जाति से बिलोंग करेगा, किस प्रकार का काम करेगा। भारत में जातिगत भेदभाव इतना ज़्यादा है कि एक दलित व्यक्ति के इंसान के हाथों पर कोई भी पानी पीना पसंद नहीं करते। मतलब जाति के आधार पर संविधान बात करता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किंतु भेदभाव रियल में दिखता है कहीं किसी। मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, आगे की बात कर रहे हैं। आपको इस फोटो में आप देख सकते हो कि खुले में शौच कर रहे हैं दलित बच्चों के साथ मार पीट कर दिया। रीजन क्या था? जाति के आधार पर। अगली बात करूं, अछूत कन्या जो मूवी आई है, उस मूवी में आपको देखोगे कि जातिवाद के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव आई। फूलन देवी जो भारत की महान क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने जातिवाद के आधार पर जो भेदभाव था उसको सहन किया था और क्रांति की मशाल उठाई थी। मैं इसको देने के पीछे रीजन ये है कि आप समझ पाओ कि सरकार के संविधान ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की उसके बावजूद भी कुछ मुझ होता। चौथी चीज कहती है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किंतु इंडिया एक ऐसा समाज है जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव। बच्ची को देख लीजिए, छोटी मेरी प्यारी बच्ची जो घर का काम करती हैं, स्कूल भी जाती हैं, घर का काम भी करती हैं। आपने मूवी देखती थप्पड़ में ये चीज़ डायलॉग आता है कि मेरे को महिला होने की वजह से मारा क्यों। और आप देख लीजिए सैलरी का प्रावधान देख लीजिए, कोई भी महिला एक जैसा काम करती है, उसके बावजूद भी उस महिला के साथ केवल लिंग के आधार पर उस सैलरी का अंतर किया जाता है। और लास्ट बात करते हैं, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब एक बढ़ती अधिसूचना में इसी प्रकार रोक लगा दी क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए वरीयता दी गई जो राज्य की मूल निवासी थी। मतलब जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 15(1) जो ये कहता है कि राज्य, पहली बात तो राज्य की बात करते हैं, राज्य। दूसरी कहता है नागरिक, और तीसरा कहते हैं 5 प्रावधान। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 15 का पहला भाग कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
दूसरी बात करें अनुच्छेद 15 फर्स्ट, जो कहता है राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और 15(2) वही बात कहता है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आधार पर निम्न में प्रवेश और उसके उपयोग के लिए कोई भी शर्त और प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मतलब 15(5), 15(1) जो राज्य को कहता है राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और 15(2) जो कहता है राज्य एवं प्राइवेट प्लेस, दोनों चीज आ गई। 15(2) राज्य और प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी कहता है, जिसमें पहला प्रावधान करता है दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं बना सकता जिसने पब्लिक काम के लिए कोई भी होटल खोला है, दुकान खोली है, मनोरंजन का साधन खोला है या कोई भी संस्थान खोला है, उस संस्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य नीति से पोषित, दूसरी पहली बात तो आगे प्राइवेट प्लस, दूसरा ये कहता है राज्य के नीति के द्वारा पोषित, मतलब वो जगह जिसको राज्य जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं या पोषण देती हैं या साधारण जनता के प्रयोग के लिए को जो चीज़ आती है, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, और सार्वजनिक समागम आवागमन के जो साधन होते हैं, उन साधन के स्थानों का उपयोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आप समझ हो गए होंगे कि 15(2) अनुच्छेद 15(1) को आगे की ओर बढ़ाता, उसकी आगे की कड़ी और बताता है, ये राज्य एवं व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने के लिए निवारित करता है। मतलब 15(2) राज्य और व्यक्ति प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करता है, जबकि 15(a) केवल राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, जबकि 15(2) राज्य और प्राइवेट दोनों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव करने की बात कहती है। और इसका मूल उद्देश्य ये है 15(2) का, जो समाज में जो व्याप्त है, भारतीय समाज की जो बुराई है, छुआछूत की बीमारी है, उसको समाधान करने के लिए 15(2) में इस प्रकार का प्रावधान दिया। किंतु इनके बावजूद भी सरकार ने संविधान में अधिकार देने के बावजूद भी, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, उन भेदभाव की मैं आपको जिक्र करता हूं। अगर मैं बात करूं सबरी वाला मामला की बात करूं, या फिर भगवान के इस मंदिर में, इस घर में महिलाओं की नो एंट्री की बात करूं, या महाड़ आंदोलन जो विश्व का अनूठा आंदोलन था, जो पानी पीने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया उसकी बात करूं, और मंदिर में फिर लगा शूद्रों के प्रवेश का निषेध का बोर्ड, और गुजरात में 77 गाँवों में मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं है। मैं आपके सामने जो प्रिंट मीडिया या न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया में जो खबर आती है, उस खबर का हवाला देते हुए आपको कहता हूं, संविधान में अधिकार देने के बावजूद भी इस प्रकार के अत्याचार होते हैं और हो रहे हैं, और व्यक्ति के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए संविधान के 3 चीज़ों को इंक्लूड, संविधान के आगे 3 अपवाद, जिसको बाद में एक और जोड़ा है, जो कुल मिलाकर 4 अपवाद हो गए। वर्तमान समय की बात करें, 4 अपवाद है। पहला अपवाद क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) प्रावधानों की बात करता हूं। अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) उन्हीं प्रावधानों की कुछ एक्सेप्शन की बात करता है। पहली बात, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की बात करती है। मतलब 15(3), ध्यान से देखिएगा यार, 15(3) महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान की बात करती हैं, जो ये कहता है राज्य को इस प्रकार की अनुमति देते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकती हैं। जैसे स्थानीय निकाय में महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, या महिलाओं के लिए महिला आयोग की बात कर रहे हैं, या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम की बात कर रहे हैं। जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं, वो यद्यपि वो 15(1) और 15(2) में नॉर्म्स में अगर प्रकार भेदभाव की बात से परे हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए
सरकार की संविधान ने अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान दिया है कि महिलाओं बच्चों के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो उनके लिए अलग से प्रावधान बना सकती हैं, चाहे वो शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो या महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण की बात हो और महिलाओं के संबंध में जो नियम कायदे बनाने की बात हो, उन चीज़ों को लागू कर सकती है। मतलब स्त्रियों बच्चों के लिए आरक्षण प्रदान करना असमानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, बस का एग्जाम्पल दूं। बसों में आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए अलग से सीटों का प्रावधान की बात की जाती है। आपने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की आपने देखा होगा, अलग से डिब्बा महिलाओं के आरक्षण होता। उन चीज़ों की कहते हैं कि वो महिलाओं के जो समानता है, किसी भी व्यक्ति के जो समानता का अधिकार है 15(1) और 15(2) किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपने देखा होगा वुमेन रिजर्वेशन, ये महिलाओं के लिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें, ये आप देखिए, महिला उसके हाथ में छोटा बच्चा, मतलब महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश मिलता है वो महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया। उसको लेकर कोई भी पुरुष ये नहीं कह सकता कि जिस प्रकार महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है वो मुझे भी दिया जाए, मैं भी बराबर का काम करता हूँ, तो ये समानता का उल्लंघन है। लेकिन सरकार का संविधान ये कहता है कि सरकार या राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान बना सकती हैं, जो समानता अधिकार का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगली बात करें 15(4) की बात करें। 15(3) आपने देख लिया होगा बच्चों और महिलाओं के लिए, और 15(4) की बात करें जो है 15(4) जो आरक्षण की व्यवस्था की बात करती हैं। राज्य को इस बात पर अनुमति होगी कि वह सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों, जिसमें SC, ST और OBC आते हैं, उनके लिए विशेष उपवन की व्यवस्था कर सकती है। मतलब 15(4) रिजर्वेशन की बात करता है, जो सरकार, यद्यपि सरकार संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ 15(4) में अपवाद देती है कि राज्य कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं जिसके द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात कर सकती है। जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण की बात कर रहे हैं, या सार्वजनिक शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण की बात करें, शुल्क में मुक्ति की बात करें, इतने प्रकार के जो प्रावधान है वो 15(4) के नॉर्म्स हैं, और वो समानता के अधिकार का किसी भी प्रकार का उल्लंघन में नहीं आता। ये आप देखिए, रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, जो समानता के जो अधिकार है, उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगली बात आते हैं 15(4) में, राज्य केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण देती है। पहली बात तो ये अन्य समुदाय के समानता के अधिकार की हानि नहीं हो सकती, और कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट वापस आपको देख लीजिए, मतलब मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? न्यायपालिका। मतलब कोई भी व्यक्ति का अगर समानता के मूल अधिकार है इस आधार पर उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के आधार पर रिजर्वेशन की बात की है, उसके विरुद्ध व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। अगर भूतकाल की बात करें, भूतकाल में हुए कुछ समुदाय के हुए भेदभाव की भरपाई को करने के लिए ये सकारात्मक भेदभाव की बात करते हैं। जो आरक्षण है जो बैसाखी नहीं है, सकारात्मक भेदभाव की बात है, पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मैंने जैसे पूर्व में आपको विधि का समान संरक्षण की बात की है, समान संरक्षण वही प्रावधान आपके 15(4) में आते हैं जो कहते हैं कि सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की प्रावधान क्या है। और इन चीज़ों को लाने के लिए संविधान का पहला संविधान संशोधन किया है, जो अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा है, और उसके बाद भी OBC, SC और ST समुदाय के आरक्षण की बात कही गई है। यह क्लॉज जो अनुच्छेद पहला क्लॉज है या अनुसूची 9 है, और प्रथम संविधान संशोधन है जो पहले 1951 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और चंपकम दोराइजन का जो मामला हुआ था उसका डिसीजन, पहले चंपकम दोराइजन नाम है, उस मामले की सुनवाई सर्वप्रथम हाई कोर्ट ने की, हाई कोर्ट के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके निर्णय को बाद में ही प्रथम संविधान संशोधन को
लागू किया। अगर मैं बात करूं क्यों जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन, नवी अनुसूची जो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1927 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर पारित किया, जिसके द्वारा सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई। उसी को लेके वे 1927 में आरक्षण की बात, उसी को लेके वे संविधान लागू होने के बाद स्टेट ऑफ मद्रास और चंपकम दोराइजन के केस में एक चंपकम दोराइजन नाम की महिला थी, और उस महिला ने एक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था, समानता का अधिकार जो 15 में जो समानता का अधिकार दिया, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की बात का जो प्रावधान दिया है उसका उल्लंघन है, और इस प्रावधान से भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(16)(2) के तहत प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। मतलब 15(5) भी है, 15(1) भी है और 16(2) है, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करें। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी उसी प्रावधानों ये कहा है कि जो आरक्षण जो गवर्नमेंट ऑर्डर पारित किया 1927 में, उस ऑर्डर को खारिज किया और उन्होंने ये कहा कि ये 16(2) जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करती है उसका उल्लंघन है। तो उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार का निर्णय को निश्चित किया, जो इसने ये कहा है कि ये 16(2) का उल्लंघन है, तो उसके आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इसी कारण स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपक दोराइजन के मामले में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी बनाने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन जैसे संविधान की मैं बात करता हूँ, संविधान में सर्वोच्च सत्ता दी है आपको हम भारत के लोगों को, और वो हम भारत के लोग हैं जो सरकारी जो 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 जन प्रतिनिधित्व है, जिसको अपन कहते हैं संसद, उसमें ही सब कुछ समाहित है। तो हम भारत के लोगों की शक्ति के द्वारा निष्प्रभावी बनाने के लिए प्रथम जो प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रथम संविधान संशोधन बिल पेश किया, और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बिल के पक्ष में जोरदार अपील की, और लेकिन जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया, किंतु बिल पारित हुआ और आरक्षण का पहला प्रावधान हुआ और गतिरोध दूर हुआ, और 1951 की ये बात है। मतलब चंपकम दोराइजन का जो मामला हुआ, उस मामले को सुनवाई के पश्चात पहला संविधान संशोधन पारित हुआ था, और उसके बाद में ही पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की प्रावधान हुई, और सबसे बड़ी बात है नवी अनुसूची का प्रावधान किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों के इर्द गिर्द ये पहला संविधान संशोधन जो इर्द गिर्द घुमा था, जिसके द्वारा 2 अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए और नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 31 का यह बताता किसी भी संपदा उसके संबंधित अधिकार, मतलब जो चंपकम दोराइजन मामला है उस मामले के साथ जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए भी हुआ था, और इसके द्वारा राज्य के अर्जित करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो मूल अधिकार 14 और 19 का उल्लंघन करती है। 19 की बात क्यों करता हूं मैं? क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार 19 में पहले समाहित था, उसके बाद संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 31 का कतिपय अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण, मतलब अनुसूची 9, मतलब कोई भी कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर अनुसूची 9 में अगर शामिल कर दिया जाता है तो उस नियमों और कानूनों को किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार का चुनौती नहीं दी जा सकती। नवी अनुसूची में सम्मिलित होने वाले अधिनियमों के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। मतलब अनुसूची 9 आने के पश्चात मूल अधिकार की उल्लंघन करने वाले जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो पिछड़े वर्गों के लिए, शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से जो कानून बनाती है, उन चीज़ों को सही तरीके से लागू करने के लिए अनुसूची 9 लाई गई, संविधान संशोधन पैदा किया गया। अब आता है आर्टिकल 15(5). तो आप समझ चुके हो, 15(3) समझ चुके होंगे, महिला और बच्चों, अनुच्छेद 15(4) रिजर्वेशन और 15(5) क्लॉज 5 जो कि बाद में शामिल किया गया है। मतलब पहला ये, दूसरा ये,
क्लॉज 4 को आगे बढ़ाता है, जिसमें कि राज्य को यह अधिकार है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में, जो भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेज है, उन संस्थाओं में चाहे वो अनुदान प्राप्त हो या निजी हो, उसमें प्रवेश करने में रिजर्वेशन की बात कही गई है यूनिवर्सिटी में। ये 93 संविधान संशोधन के माध्यम से 2005 में जोड़ा गया और 15 में सिर्फ सरकारी और सरकार द्वारा फंडित संस्था में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया। अभी तक 15(4) में सरकारी संस्थाओं की बात की जाती है और 15(5) में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई है कि प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें भी पिछड़े लोगों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई। इसी में चीज आती है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। लास्ट आता 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े के आधार पर जो वर्षों से जो भेदभाव हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर भेदभाव, उसके आधार पर संविधान के 15(3), 15(4), 15(5) में प्रावधान किया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी है जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, जो एससी और ओबीसी में नहीं आते, उन लोगों के लिए, उनके विकास करने के लिए, उसके आर्थिक उत्थान करने के लिए विशेष प्रावधान की बात की है और ये सरकार को शक्ति प्रदान की है। उसके अनुसार 15(6) का एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15(6) संविधान के 103वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया। इसके प्रावधान इस प्रकार हैं, मतलब 103वां संविधान संशोधन जोड़ा गया जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण की प्रावधान किया है। यह आर्टिकल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सभी शैक्षणिक संस्थाओं, सारे शैक्षणिक, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए बनाया गया है, चाहे वो सरकार द्वारा एडेड हो या प्राइवेट हो। मतलब सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा डिसाइड किया, जिसका 10% डिसाइड था। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इस ईडब्ल्यूएस में वो वर्ग शामिल होते हैं जो 15(4) और 15(5) में सम्मिलित नहीं होते हैं। मतलब जो एससी, एसटी और ओबीसी नहीं है, उन लोगों, उन कमजोर या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के संविधान के संशोधन 103 के माध्यम से 10% आरक्षण की बात की गई है, जो मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की बात करती है। मतलब जय हिंद। मतलब ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि 15(1) रिवाइज कर लीजिए, धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान का आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15(2) राज्य एवं प्राइवेट व्यक्ति। 15(3) बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान की बात। 15(4) आरक्षण की बात। 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात, जो प्राइवेट संस्थान है। और 15(6) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कहती है। मतलब 15(1) और 15(2) के अपवाद 15(3), 15(4) और 15(5) और 15(6) उसके अपवाद है, जो सरकार को ये शक्ति है प्रदान करती हैं कि सरकार शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए स्पेशल प्रावधान की बात करती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सादर जय हिंद।